जब हम गन्ने के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? चीनी की मिठास है ना। लेकिन सोचिए, अगर यही गन्ना हमारी चाय मीठी करने के साथ साथ हमारे घरों को रोशन भी कर सके तो? जी हाँ, आज हम गन्ने की इसी हैरान कर देने वाली नई भूमिका को समझने वाले हैं कि कैसे ये खेतों से निकलकर सीधा पावर प्लांट तक का सफर तय कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम अपनी बिजली को एक फसल की तरह उगा सकते हैं? मतलब, क्या ये मुमकिन है कि हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें ज़मीन के नीचे दबे कोयले या तेल से नहीं, बल्कि हमारे ही खेतों में उगने वाली फसलों से पूरी हों? यही वो बड़ा सवाल है जिसके इर्द-गिर्द आज की हमारी सारी बातचीत घूमेगी। पहली बात तो ये समझनी होगी कि हर गन्ना एक जैसा नहीं होता। एक है हमारा आम गन्ना, जिसका एक ही मकसद है, ज़्यादा से ज़्यादा चीनी बनाना। और दूसरी तरफ है इसका एक खास कज़न, जिसे कहते हैं एनर्जी केन, यानी ऊर्जा गन्ना। अब इसका काम चीनी बनाना नहीं, बल्कि ढेर सारा फाइबर पैदा करना है। और यही फाइबर असल में बायोमास एनर्जी का पावर हाउस है। तो ठीक है, थ्योरी तो हो गई। अब देखते हैं कि असली दुनिया में ये काम कैसे करता है। चलिए चलते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक, जहां एक इकोनॉमिक स्टडी की गई। वहां इन्वेस्टर्स ने एक तरह से दांव लगाया, ये देखने के लिए कि क्या एनर्जी केन से सच में पैसा बनाया जा सकता है। और इस दांव के जो नतीजे आए वो काफी हैरान करने वाले थे। प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी आईआईआर निकला 44.2%। अब आम भाषा में इसका मतलब समझें तो ये रिटर्न बैंक के इंटरेस्ट रेट से कहीं कहीं ज्यादा है। सीधा सा इशारा कि ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। ये नंबर खुद बता रहा है कि हाँ, इस प्रोजेक्ट में दम है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी बेहतर चीज़ ये है कि स्टडी के मुताबिक एनर्जी केन के खेत में जो शुरुआती पैसा लगाया गया वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल में वापस आ जाता है। फाइनेंस की दुनिया में इतनी जल्दी पेबैक मिलना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ये दिखाता है कि रिस्क कम है और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा। और आखिर में नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी एनपीवी, ये भी पॉजिटिव था। इस नंबर का मतलब है कि 5 साल के टाइम फ्रेम में सारे खर्चे निकालने के बाद भी प्रोजेक्ट $1,28,000 से ज्यादा का प्रॉफिट देगा। तो एक तरह से ये इसकी फाइनेंशियल सक्सेस पर पक्की मोहर लगा देता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये आर्थिक रूप से इतना सफल क्यों है? इसके पीछे कुछ ठोस कारण हैं। एक, इसकी पैदावार बहुत ज्यादा है। दूसरा, ये ऐसी जमीन पर भी उग सकता है जो खास उपजाऊ नहीं है। इसका मतलब ये फूड क्रॉप्स यानी खाने की फसलों से कम्पीट नहीं करता। तीसरी बात, ये बीमारियों से भी लड़ने में मजबूत है। और सबसे कमाल की बात, इसके लिए कोई नई मशीनरी या अलग से ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जो सिस्टम नॉर्मल गन्ने की खेती में चलता है वही यहाँ भी काम आ जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने इसके इकोनॉमिक फायदे तो देख लिए, लेकिन अब सवाल थोड़ा टेक्निकल है। हम इस फसल से ज्यादा एनर्जी निकालें कैसे? इसका जवाब इकोनॉमिक्स में नहीं, एग्रीकल्चर साइंस में मिलता है। तो चलिए अब जरा खेती बाड़ी की साइंस को समझते हैं। इंडिया में हुई एक स्टडी से एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन असरदार बात सामने आई। जरा इस चार्ट को देखिए। जब गन्ने की लाइनों के बीच की दूरी यानी स्पेसिंग को 90 सेंटीमीटर से घटाकर 75 सेंटीमीटर कर दिया गया तो पैदावार में एकदम से उछाल आ गया। मतलब साफ है, पौधों को थोड़ा पास लगाने से हमें फसल ज्यादा मिलती है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। स्टडी ने बिल्कुल साफ साफ दिखाया कि इस एक छोटे से बदलाव से पैदावार में 20% से भी ज्यादा का इजाफा हुआ। सोच के देखिए, यही तो एग्रीकल्चर साइंस की खूबसूरती है। एक छोटा सा एडजस्टमेंट और रिजल्ट इतना बड़ा। और ये जो फाइंडिंग है ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। इजिप्ट में भी एक अलग स्टडी हुई और वहां भी यही पैटर्न देखा गया। वहां 100 सेंटीमीटर्स की स्पेसिंग ने 120 और 140 सेंटीमीटर वाली ज्यादा दूरी से बेहतर रिजल्ट दिए। तो इन सब से क्या साबित होता है? यही कि दुनिया भर के साइंटिस्ट इस बात पर एग्री करते हैं कि पौधों के बीच की दूरी कम करने से यानी नैरो रोज से कंसिस्टेंटली ज्यादा पैदावार मिलती है। ये एक आजमाया हुआ तरीका है। चलिए अब खेत से बाहर निकलते हैं और चलते हैं प्रोसेसिंग प्लांट की तरफ, क्योंकि असल जादू तो यही होता है। एनर्जी केन एक मॉडर्न बायो रिफाइनरी के कॉन्सेप्ट को मुमकिन बनाता है। बायो रिफाइनरी यानी एक ऐसी फैक्ट्री जहां फसल का एक भी हिस्सा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। प्रोसेस बहुत सीधा सा है। पहले गन्ने के डंठलों को पीसा जाता है। इससे जूस और फाइबर वाला हिस्सा अलग हो जाता है। इस फाइबर वाले हिस्से को कहते हैं बगास या खोई।
फिर इस सूखी खोई को फ्यूल की तरह जलाते हैं। इससे स्टीम बनती है जो टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा करती है। और जो जूस बच गया था उसको वेस्ट नहीं करते, उसे फर्मेंट करके इथेनॉल बनाया जाता है, जो गाड़ियों के लिए एक साफ सुथरा फ्यूल है। देखा, जीरो वेस्ट। इस पूरे प्रोसेस का असली हीरो है बगैस, जिसे हिंदी में खोई भी कहते हैं। ये वही सूखा रेशेदार मटेरियल है जो गन्ने का जूस निकालने के बाद बच जाता है। जिसे कभी कचरा समझा जाता था, वो आज बिजली बनाने के लिए एक कीमती फ्यूल है। तो इसमें कितनी एनर्जी है, अंदाजा लगाइए। सिर्फ 1 टन बगास से 100 किलोवाट आवर से भी ज्यादा बिजली बन सकती है। ये नंबर इस एग्रीकल्चरल वेस्ट में छिपी हुई जबरदस्त पावर को दिखाता है। तो जब हम इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल साइंस और इंडस्ट्री, तो एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ एक फसल की कहानी नहीं है, ये एक बेहतर, एक हरे भरे भविष्य की खेती करने की कहानी है। इसका असर क्या होगा? देखिए, ये देशों को इंपोर्ट किए जाने वाले तेल और कोयले पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद करता है। ये पुरानी शुगर मिल्स को मॉडर्न जीरो वेस्ट बायो रिफाइनरीज में बदल सकता है। गांवों में नई नौकरियां और आमदनी के नए जरिए पैदा करता है। और ये सब करते हुए ये किसी भी देश को अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने में भी हेल्प करता है। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से शुरुआत की थी, लेकिन अब एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। ये पूरा विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या एनर्जी का भविष्य जमीन के नीचे दफन नहीं है? क्या वो हमारे खेत में, हमारी आंखों के सामने उग रहा है? सोचने वाली बात है ना?